बिहार चुनाव में एक और पार्टी की एंट्री हो गई है और वो है आम आदमी पार्टी। बिहार में बहुत जल्द चुनाव है और बिहार चुनाव के साथ साथ कई और मुद्दों पर हमने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से खास बातचीत की है। आपको सुनाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है। अब विधानसभा में जितने आते हैं पार्लियामेंट के, उसमें अगर 20,000 वोट नाम कम हो गए तो जो हारने वाले कैंडिडेट को आप मौका दीजिए ना क्वेश्चन करने का रिजल्ट का। भाई जब प्यार किया तो डरना क्या, आप बोल दीजिए कि हाँ महाराष्ट्र में नाम गलत डाले गए थे। माहौल जो सत्ता में है दिल्ली में और यूपी में, वो माहौल खराब कर रहे हैं। बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन को लेकर विवाद अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब एआईएमआईएम ने भी इस मुद्दे को लेकर इलेक्शन कमीशन को एक चिट्ठी लिखी है और उसको लेकर उनका कहना है कि इस तरीके से वोटर रिवीजन जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए। आखिरकार उनकी आपत्ति क्या है और बिहार के चुनाव को लेकर एआईएमआईएम क्या करने वाला है, इन सारे मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए है एआईएमआईएम के अध्यक्ष और लोकसभा के सांसद असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी साहब, सबसे पहले तो चुनाव आयोग 1 महीने में रिवीजन पूरी करने की बात कर रहा है और उसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टी आपत्ति जता रही है। आपकी पार्टी ने भी इसको लेकर एक खत लिखा है इलेक्शन कमीशन को, चिट्ठी लिखी है, क्या आपत्ति है आपको? देखिए, ये जो इंटेंसिव रिवीजन होने जा रहा है इसके बहुत ही दूर नतायज निकलेंगे, फार रीचिंग इम्पैक्ट रहेंगे। और अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन कमीशन कोई कंसल्टेशन नहीं किया कोई पॉलिटिकल पार्टी से, और मैं आपको बता रहा हूं कि गारंटीड फेलियर होगा। इसलिए कि 1 महीने में आप कितने 8 करोड़ लोगों के नाम डालना है आपको। आप 4.96 करोड़ तो नाम इलेक्शन कमीशन बोल रहा है कि 2003 वोटर लिस्ट के आ गए, मगर अभी भी 24 पार्लियामेंट इलेक्शन की वोटर लिस्ट में अगर आप ऐड करेंगे तो करीब 2 करोड़ 80 लाख, और 1 महीने में कैसे करेंगे? बीएलओस को कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई। दूसरी बात यह है कि जो 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन में जिन्होंने वोट डाला उनके वोट का क्या होगा? आप तो 2 डिफरेंट क्लासेस को क्रिएट कर दिया आपने और उसमें कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है, तो ये प्योरली आर्टिकल 14 का वायलेशन है। तीसरी बात यह है कि आपने डेट्स बताए हैं कि जो वोटर 1 जून 87 से पहले पैदा हुआ उसको सिर्फ अपना बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जो उसके बाद और 2/12/2004 के दौरान पैदा हुआ उसका बर्थ सर्टिफिकेट उसकी माँ का या उसके पिता का, और जो 12/2004 के बाद पैदा हुआ उसका बर्थ सर्टिफिकेट अपनी माँ का अपने पिता का। अब इलेक्शन कमीशन को बात तो मालूम होगी, नहीं है तो बता रहे हैं, बिहार में जो बर्थ रजिस्ट्रेशन रेट है 2004 में 11. 2005 में 16.9, कहां से लाएंगे लोग? कहां से लाके डालेंगे? किसको देंगे? और आप 1 महीने में आपका बीएलओस नहीं करेगा। आखिरी बात, बीएलओस को अनब्रिडल्ड पावर्स दे दिया गया। अगर वो 2 से 3 मर्तबा साहिल जोशी असद के घर पे गया और नहीं मिले कोई, तो उसको इख्तियार है को ईआरओ और एआरओ को कहेगा कि ये सस्पेक्टेड फॉरेन नेशनल हो सकता है, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो होगी सिटीजनशिप एक्ट में 1955 में उनको इन्फॉर्म करेगा। तो वो एक तो भारत का नागरिक अपने वोट से महरूम हो जाएगा, दूसरा जब ये नोटिस में जाएगा सिटीजनशिप में एक्ट में 1955 के, तो उसकी जिंदगी, उसका रोजगार, उसका मुतासिर होगा। तो ये हमको समझ में नहीं आ रहा। और साहिल साहब, ये जो डेट्स उन्होंने बताए हैं इसका रैशनल क्या है भाई? रैशनल तो बता दीजिए, क्या रैशनल है? रैशनल नहीं मालूम। अच्छा, कल अगर असद और साहिल इसको लेकर मेरे 2-3 सवाल है, लेकिन पहले जो आप रैशनल की बात कर रहे हैं उसको लेकर हमने इलेक्शन कमीशन से पूछा था और उनका यह कहना है इस मामले को लेकर कि अगर आपको देश का रजिस्टर्ड वोटर होना है तो देश का नागरिक होना सबसे जरूरी है, और जो सिटीजनशिप एक्ट है उसके मुताबिक, जो डेट्स की आप बात कर रहे थे उसी के मुताबिक जो 1987 के पहले जो कट ऑफ डेट आप बता रहे हैं उसके पहले जो पैदा हुआ है उसको बाय बर्थ सिटीजनशिप मिल जाती है, और जिसके वजह से वो कह रहे हैं कि सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट हम मांग रहे हैं। उसके बाद की जो कट ऑफ डेट है सिटीजनशिप एक्ट के मुताबिक उसको अपने पिता का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है, वो भी सिटीजनशिप एक्ट के तहत है, और 2004 के बाद जो पैदा हुए हैं उनको मां और बाप दोनों का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है। तो वो कह रहे हैं कि वो तो हम सिटीजनशिप एक्ट के तहत जा रहे हैं, तो उसको लेकर क्या आपत्ति होगी?
देखिए, जब बिहार में सिविल रजिस्ट्रेशन बर्थ रेट सर्टिफिकेट का जो परसेंटेज है 2000 में 3.7 था, पूरे देश में 56% है। 2004 में बिहार में रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ 11.5 था, देश में 60% था। 2005 में 16.9 था, पूरे देश में 62.5 था। आपने तो बर्थ सर्टिफिकेट लुजुम लगा लिया, तो फिर कहां से लाएंगे? और आप जब बात कर रहे हैं सिटीजनशिप एक्ट की, तो फिर 2024 के चुनाव में आपने मुझे वोट डालने क्यों दिया? अब मिसाल के तौर पर साहिल साहब, अगर ये 2025 के विधानसभा के चुनाव में अगर कोई चुनाव पार्लियामेंट का चुनाव मिसाल के तौर पर कोई हार गया 25,000 वोट से, इस विधानसभा के चुनाव में 25,000 वोट कम हो जाएंगे, तो आप मुझे राइट दीजिए उस इलेक्शन के रिजल्ट क्वेश्चन करने के लिए। और अगर कोई अपना घर शिफ्ट कर रहा है तो तब भी आप पूछ रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट। घर कोई शिफ्ट कर रहा है, कई लोग शिफ्ट करते हैं भारत में, कितने लोगों के पास अपना जाति घर है बताइए? अगर एड्रेस शिफ्ट कर अपना घर कर रहा है तो आप उससे पूछ रहे हैं कि भाई एडिशनल डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ। आपने तो एपिक कार्ड दिया, मैं 2024 का चुनाव उसमें वोट डाला हूं, और इलीगल माइग्रेंट्स अगर आप इमिग्रेंट्स हैं बोल रहे हैं, तो भाई कुछ डेटा तो होगा ना, शेयर करिए उसको। अच्छा वो नहीं है तो कम से कम आप कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि कुल मिलाकर आप यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि 2024 में फिर अगर उन लोगों ने वोट डाला है तो उनको राइट टू रिकॉल आपके पास होना चाहिए कि जिनको वोट डाल के जितो आया हुआ है, यही आप कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ में सवाल यह भी उठता है कि इसको लेकर, क्योंकि आपने जी जी बोलिए। नहीं, अगर 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन में किसी पार्लियामेंट की सीट पर कोई कैंडिडेट 20,000 वोट से हार गया, अब विधानसभा में जितने आते हैं पार्लियामेंट के, उसमें अगर 20,000 वोट नाम कम हो गए, तो जो हारने वाले कैंडिडेट को आप मौका दीजिए ना क्वेश्चन करने का रिजल्ट का। अब ये कैसा लॉजिक है? यही तो एग्जैक्टली कारण नहीं, यही तो कारण चुनाव आयोग कहने की कोशिश कर रहा है। महाराष्ट्र के चुनाव के बाद जिस तरीके से वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वही तो कह रहे हैं कि हम साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। कल उठ के कोई ये ना कहे कि देखिए इसमें नाम गलत घुसेड़े गए थे जिसके वजह से हमको वोटर लिस्ट साफ करनी पड़ रही है। अच्छा, तो ये मान रहे हैं कि महाराष्ट्र में नाम घुसा दिए गए थे? बोलो ना भाई। भाई जब प्यार किया तो डरना क्या? आप बोल दीजिए कि हाँ महाराष्ट्र में नाम गलत डाल दिए गए थे, लोकसभा के चुनाव में इलीगल माइग्रेंट्स आ चुके थे। आप बोलिए ना, फिर आप बोलते क्यों नहीं? भाई अगर वो गलती करे हैं तो जिम्मेदार तो साहिल साहब और असद साहब तो नहीं है ना, जिम्मेदार तो करने वाले हैं। ये कौन सी बात है कि जो एक्सरसाइज 2003 में हुई थी उसमें विधानसभा के 2 साल थे चुनाव को, लोकसभा का 1 साल था। आप एक ही महीने में कैसा करेंगे? आपका बीएलओ कैसे जाएगा इतने घरों के पास? कहां जाएगा? अभी आप देख लीजिए आपका बीएलए भी तो रहेगा, उसके साथ में जो बूथ लेवल एजेंट होगा वो भी तो उसमें होगा राजनीतिक पार्टी का। और दूसरी बात यह भी है कि इसको लेकर बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड इसका स्वागत कर रहे हैं जो सत्ता में है, लेकिन जो विपक्ष में बैठे हुए वही कह रहे हैं कि उनको डर लग रहा है कि उनका वोट कम हो जाएगा। अरे सबका वोट कम होगा, इसका मतलब यह है कि क्या उनको मालूम उनका वोटर रहेगा? क्या उनका वोटर उस तारीख से 2004 से पहले पैदा नहीं हुआ क्या उनका वोटर? तो बोल दे उन नौजवानों को कि भाई तुम्हारा हम फिक्र नहीं, हम तो सिर्फ 50 साल के ऊपर के लोगों का वोट लेंगे, 40 साल के लोगों का लेंगे। बट वो तो सपोर्ट कर रहे हैं ना इस बात को, इसीलिए तो सवाल पूछ रहा हूं। बीजेपी सपोर्ट कर रही है इस पूरे रिवीजन को। बीजेपी जो सपोर्ट कर रही है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि 23 अप्रैल 2025 को इलेक्शन कमीशन ने 10 रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज के बीएलएस का, माने पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स का 2 दिन का ट्रेनिंग दिया। तो इस ट्रेनिंग सेशन में क्या एसआईआर का जिक्र था? नहीं था। 26 मई को कमीशन ने बीएलओस का ट्रेनिंग दिया, ईआरओस का ट्रेनिंग दिया, उसमें जिक्र आया कि एसआईआर का। अरे आप अगर पायलट प्रोजेक्ट करना है आपको, जब आप मान रहे हैं कि महाराष्ट्र में गलत नाम इलेक्टोरल लिस्ट में आ गए थे, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप एकदम ही एक ही महीने सब करेंगे। आप यूनियन टेरिटरी में करिए, दिल्ली में करिए पायलट बेस पे, किसको इतराज नहीं है। इसमें आप पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाते क्यों नहीं? आप लोग बात क्यों नहीं करते? ऑल पार्टी मीटिंग करिए, क्योंकि इसके फार रीचिंग इंपैक्ट होंगे। तो क्या आप बाकी पार्टियों के पास भी जाएंगे, जैसे बीजेपी है या बाकी पार्टीज है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि उनको भी तो झटका लगेगा
क्योंकि अब तक तो हमने जब तक इस बारे में बातचीत की है, अभी जो सत्ताधारी पार्टियां वो कह रही है कि हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। डर उन लोगों को लग रहा है कि जिनको लगता है कि आप उनका वोट कम हो जाएगा, और खास करके उनको लगता है कि जो मुस्लिम वोट है वो कम होने का डर सता रहा है, तेजस्वी यादव हो या एमआईएम हो या बाकी विपक्षी पार्टियां। नहीं, देखिए, हमारा डर किस बुनियाद पर है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अपने प्रेस नोट में कहा कि वो 5 रीजंस के लिए ये एसआईआर कर रहे हैं। अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, नॉन रिपोर्टिंग ऑफ डेथ्स, वोटर्स का इंक्लूजन है, और फॉरेन इलीगल इमिग्रेंट्स। तो फॉरेन इलीगल इमिग्रेंट 2024 में वोट डाले थे क्या? तो देश को बता दीजिए, देश को बता दीजिए, क्यों नहीं बताएंगे? और ये आप इसको इस इलेक्शन कमीशन बताने से, मीटिंग करने से इतना इलेक्शन कमीशन क्यों घबरा रहा है? क्यों घबरा रहा है? अब भाई आप 1 महीने में एक्सरसाइज को नहीं कर पाएंगे, हमारा अप्रेंशन वही है। आप बीएलएस की बात, कितने पॉलिटिकल पार्टीज के पास बीएलए होगा बताइए? और दूसरी बात यह है कि क्या पिछले 5 साल पहले बिहार के चुनाव में मेरे ख्याल से कुछ 10-15 हजार या 20,000 वोट का फर्क था टोटल वोट्स का, एनडीए अलायंस में और राजद के अलायंस में। तो ये और तो इंडिया ये पड़ेगा ना आपको। और लास्ट बात, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कई सारे मुद्दे। जी बोलिए। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है लाल बाबू हुसैन का 1995 का, वो उसके ऊपर ये नहीं, इसी गलती को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में स्पेसिफिकली कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी ईआरओ अपने पावर्स को मिसयूज नहीं करेगा डिसएनफ्रेंचाइज करने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम जो ईआरओ के जजमेंट को अफेक्ट करता है। और लास्ट बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कॉन्सिक्वेंस ऑफ हैविंग वंस नेम इंक्लूडेड इन द प्रीवियस इलेक्टोरल रोल। मैंने 2024 में नाम था, ये तो पूरा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वायलेशन हो रहा है यहां पर। तो क्या एक बार फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा? अगर वो वायलेट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपके कहने के मुताबिक, तो क्या एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा? क्योंकि आप वैसे भी वक्फ बोर्ड को लेकर, वक्फ कानून को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, ये एक और एक मुद्दा आपको मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को जाना तो मेरा राइट है। देखिए, आर्टिकल 329 के तहत इलेक्शन कमीशन बोलता है कि हम सुपीरियर बॉडी है। चुनाव के वक्त आप सुपीरियर बॉडी है, अभी तो चुनाव नहीं है ना, अभी तो आप हमको बुलाइए, बात करिए। अब जाहिर अगर ईसीआई नहीं सुनेगा तो फिर इस पर गौर करेंगे, मगर हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ये जो एक्सरसाइज करने जा रहा है ये बहुत ही जल्दबाजी में, और इम्पॉसिबल है ये कि 1 महीने के अंदर आपका बीएलओ एन्यूमरेटर को लाकर एईआरओ को दे देगा और आप 1 महीने के अंदर लिस्ट चढ़ा देंगे, ऑब्जेक्शन है तो दे दीजिए। अरे कैसे कोई देख पाएगा 7 करोड़ 8 करोड़ वोटर्स को? एक और एक इंटरेस्टिंग बात मुझे नजर आ रही है, खास करके बिहार को लेकर, कि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं कि जिसको लेकर विपक्षी पार्टियों के साथ में असदुद्दीन ओवैसी के विचार जुड़ रहे हैं। फिर वो इमारते शरिया ने जो मीटिंग बुलाई थी वक्फ कानून के खिलाफ, वहां पर भी तेजस्वी यादव भी पहुंचे, आप भी वहां पर गए हुए थे। इस मुद्दे को लेकर भी आप जो मुद्दे उठा रहे हैं, एग्जैक्टली वही मुद्दे आरजेडी के तरफ से भी उठाए जा रहे हैं। तो कहीं कुछ बातचीत चल रही है क्या? क्योंकि आपके पार्टी के बिहार के अध्यक्ष हैं, उन्होंने पहले से ही एक प्रस्ताव देके रखा हुआ है कि हम तो आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं। कोई बातचीत हुई है इसको लेकर? आप चाहते हैं कि सब लोग साथ में चुनाव लड़े? पहली बात तो यह है कि गांधी मैदान में जो वक्फ एक्ट के खिलाफ पब्लिक मीटिंग हुई थी, जिसको इमारत शरिया ने किया था, उन्होंने इन तमाम लीडर्स को दावत दी, जिसमें हमारे अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब भी गए थे। दूसरी बात यह, अख्तरुल इमान साहब ने कोई आरजेडी के कोई 7 या 8 मर्तबा के विधायक है सीनियर, उनसे उन्होंने बातचीत की और उन्होंने सब चीजों को सामने रखा। उन्होंने कहा कि हम भी बीजेपी को करना चाहते हैं, आप हमसे बातचीत करिए। तो अब ये नहीं मालूम कि अख्तरुल इमान साहब की बातचीत का कितना असर होगा। नहीं होगा तो हम तो अपना चुनाव लड़ेंगे, और जब लड़ेंगे तो हम पूरी तैयारी के साथ लड़ रहे हैं, और हम 2 विधानसभा से अपना कैंडिडेट का अनाउंस भी कर चुके हैं, और सीमांचल हो, सीमांचल के बाहर हो, हम लड़ाई होगी। अब तो नहीं मालूम कि वो कितना कामयाब होंगे, अब ये उनको सोचना है, क्योंकि चुनाव के बाद फिर आप शुरू हो जाएंगे, नहीं आपने वोट काट दिया था, आपने वो कर दिया था, वो फुला टीम, ये टीम फुला टीम। तो भाई चुनाव के बाद रोने के बजाय अभी आपके पास टाइम है, आप चाहते हैं तो बात करिए, नहीं चाहते हैं तो हमको कोई इतराज नहीं, हम अपनी पार्टी का फैसला लेके आगे बढ़ेंगे। मगर चुनाव तो हमको बड़ी मजबूती के साथ लड़ना है,
और हम सीमांचल की जनता को यह बात याद दिला रहे हैं कि जिन विधायकों को आपने बड़ी उम्मीद के साथ वोट डाला था, उनको उन्होंने चोरी कर लिया, उन बेईमानों को। अब आप साहिल साहब महाराष्ट्र से अब आते हैं। महाराष्ट्र में जब शिवसेना उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी, आपने रिपोर्ट किया था एक बड़े बड़े नेताओं के, इंडिया अलायंस के, उन्होंने पुकार पुकार कर रहे थे कि ये डेमोक्रेसी का मर्डर है, डे लाइट मर्डर है, चोरी हुई, डाका हुआ। यहाँ कौन सा पुण्य का काम किया जो हमारे 4 विधायक को लूट कर लेकर गए? और वो गए तो गए, एक काम नहीं कर पाए उन 4 विधानसभा में। तो ये सब चीजें हैं। अब इसके बावजूद भी अख्तरुल साहब ने अपना बड़े दिल का मुजाहरा किया है और उन्होंने लेकिन एक लाजर बात की है। अब देखिए क्या होता है। लेकिन नहीं, लेकिन आपने ही मई 2025 में कहा था कि बीजेपी अगर जीत रही है तो वो फेल्योर अपोजिशन है, अपोजिशन का फेल्योर है, विपक्षी पार्टियों का फेल्योर है, क्योंकि विपक्षी पार्टियां उस बिल्कुल तरीके है। से साथ में नहीं आ पाती। अब महाराष्ट्र में 2 ठाकरे बंधु साथ में आ सकते हैं, तो ओवैसी और तेजस्वी यादव साथ में क्यों नहीं आ सकते? आप भी पहल कर सकते हैं। आप अपने अध्यक्ष से पहल करवा रहे हैं, आप सीधे तेजस्वी यादव से भी तो बात कर सकते हैं। देखिए साहिल साहब, हैदराबाद में एक कहावत है, जिसके पेट में दर्द है उसको अजवान खाना चाहिए, समझे ना? आप अपने सर पे ताज रखना चाह रहे, सर पे ताज आप रखना चाह रहे हैं तो कोई ला के रखेगा ना। आप तो खुद पहनिए तो आप बादशाह नहीं बन जाएंगे। जहां तक 5 साल पहले की बात है, मैंने पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग में राज्यसभा के राजद के 2 बड़े इंपॉर्टेंट एमपीज के पास और एक पॉलिटिकल लीडर को खुद से जाकर बोला, ये बड़ी तकलीफ दी बात होती है। मैं जाकर उनसे कहा, भाई आप बात करिए हमारे से, हमको 5 सीट दीजिए सिर्फ सीमांचल में। एक ने मुस्कुरा दिया, बोले हाँ हाँ हंस दिए। दूसरे ने कहा कि आप चुनाव ही मत लड़िए। हमने कहा भाई 2019 के चुनाव में हमको सीमांचल में अख्तरुल ईमान साहब को 3 लाख के करीब वोट मिले हैं। वो नहीं करे बात, अब फिर कोशिश कर रहे हैं। अब होगा नहीं होगा वो हमको नहीं मालूम, मगर हम तो चुनाव लड़ेंगे। अब बातचीत अगर वो करेंगे, आपको अगर सत्ता में आने का इतना बड़ा शौक है और आपकी बड़ी जिंदगी की ख्वाहिश है कि कुछ भी हो जाओ कि मुझे बनना है मेरे पिता के बाद, तो फिर आप सोच लीजिए। नहीं, लेकिन यह भी तो सवाल उठता है ना कि सरकार के बुलावे पर असदुद्दीन ओवैसी और निशिकांत दुबे एक साथ में दिख सकते हैं डेलीगेशन में, और वहां पर जाकर निशिकांत दुबे सेक्युलर भारत कैसा है वगैरह वो सब कहते हैं, दोनों साथ में दिख सकते हैं। तो यहां पर भी तो तेजस्वी यादव और असदुद्दीन ओवैसी साथ में दिख सकते हैं। क्या अभी भी आप 5 सीटों पर खुश रहेंगे, एडजस्टमेंट कर लेंगे? अगर कल तेजस्वी यादव आपसे बात करते हैं, आपको कोई प्रस्ताव भेजते हैं, तो एडजस्टमेंट करके उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाएंगे आप? क्योंकि देखिए, वक्फ कानून को लेकर भी आप दोनों साथ में खड़े हैं, उसी मुद्दे पर आप दोनों एक ही मुद्दा उठा रहे हैं, इसीलिए पूछ रहा हूं। देखिए साहिल साहब, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट है। हम और निशिकांत दुबे जय पांडा की लीडरशिप में गए थे, जिसमें गुलाम नबी आजाद भी थे, श्रृंगला साहब भी थे। तो क्या पार्टी बेसिस पे गए थे? देश के लिए गए थे, बताइए। पार्टी बेसिस कहां था? वो देश के लिए गए थे। देश की बात को उन 5 कंट्रीज में रखने के लिए गए थे, जिसमें बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया, अल्जीरिया शामिल था। तो अब उसमें निशिकांत दुबे से हम आज भी उनको अपोज कर रहे हैं, कल भी करते रहेंगे। उनको अच्छी तरीके से मालूम ये बात कि असदुद्दीन ओवैसी और उनकी आइडियोलॉजी समंदर के 2 किनारे एक हो नहीं सकते। अब रहा सवाल आरजेडी का, तो उनको सोचना चाहिए ना। अगर वो ये समझ रहे हैं कि वो बड़े खुश इत्मीनान में है, तो ठीक है भाई, आपका इत्मीनान आप में है तो ठीक है, हम अपना इत्मीनान देखते हैं, हम अपना काम करेंगे। आखिर में कांवड़ यात्रा को लेकर एक बार फिर कंट्रोवर्सी हो गई है। एक बार फिर वहां पर शॉपकीपर्स को, दुकानदारों को कहा जा रहा है कि आप अपनी नेम प्लेट वहां पर लगाइए। एक बार फिर नाम देख के लोग खरीदेंगे कि यहां से खरीदना है कि नहीं खरीदना है। तमाम कोशिशें आपने भी कर ली, अलग तरीके से हमको माहौल लगा था डेलीगेशंस भेजने के बाद। भले वो देश के लिए गए थे, मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी एक अलग माहौल देश में होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही थी। लेकिन फिर भी कांवड़ यात्रा के समय एक बार फिर नेम प्लेट लगाने की बात हो जाती है। देखिए, माहौल जो सत्ता में है दिल्ली में और यूपी में, वो माहौल खराब कर रहे हैं। और हम किसी प्रधानमंत्री या बीजेपी के नेता के लिए नहीं गए थे, वतन अजीज की मोहब्बत में गए थे। अब ये जो नाम पूछा जा रहा है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल के फैसले का वायलेशन है। ये लोग कंटेम्प्ट में आएंगे। और ये विजिलेंसीज होते कौन है भाई? इनको कौन पैदा कर रहा है? इनको कौन ग्लूकोज दे रहा है? इनको कौन पॉलिटिकल वायग्रा देकर मरद बना रहा है इन लोगों को?
और ये जाकर किसी की दुकान पर कैसे पूछ सकते हैं कि आधार कार्ड दिखाओ? अरे आधार कार्ड दिखाने का हक तो सरकार को भी नहीं है पूछने का, और जब तक कोई गवर्नमेंट की स्कीम ना हो। आप उसके बाद आप बोलते हैं कि पैंट खोलो। क्या है ये? क्या गंदगी है ये? तो यूपी की बीजेपी की सरकार इसकी जिम्मेदार है। वो इन लोगों को इनकरेजमेंट कर रही है, उनकी तायद कर रही है। आप पुलिस ने नोटिस जरूर दी है, आप इन पे एक्शन लीजिए, इनको बुलडोजर दिखाइए। नहीं दिखाएंगे आप बुलडोजर, तो सिर्फ मुसलमान पे चलेगा, दलित पे चलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया असदुद्दीन ओवैसी जी, आपने हमसे बात की इसके लिए, और आपकी भूमिका बिहार को लेकर और बाकी अन्य मुद्दों को लेकर भी आपने यहां पर रखी, इसके लिए। आज तक पर एक